हेल्थ केयर स्टोर होता है, मतलब हेल्थ केयर फार्मेसी होता है जो लोकल एरिया में फार्मेसी सर्विस प्रोवाइड करता है। लोकल एरिया का मतलब अपने आस पड़ोस जो मेडिकल स्टोर होते हैं वह लोकल एरिया में फार्मेसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को जो कहा जाता है मतलब कम्युनिटी फार्मेसी। और उसके बाद जो लोगों को मेडिसिन डिस्पेंस करने का वर्क करती है। और कम्युनिटी फार्मेसी में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, मतलब इसके अंदर जो फार्मासिस्ट होगा वह रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा और वह जो है क्वालिफाइड होगा, डी फार्म क्वालिफाइड होगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जो फार्मासिस्ट होता है वेल एजुकेटेड होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं और फार्मेसी चला रहा है, उसके पास प्रॉपर पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास अच्छी स्किल होती है, जो प्रोफेशनल सर्विस कम्युनिटी में प्रोवाइड करता है, मतलब अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने का वर्क करता है और अदर सर्विस भी फार्मेसी प्रोवाइड करने का वर्क करता है। तो दोस्तों इसको आप लिखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी हेल्थ केयर फार्मेसी होती है जो लोकल एरिया में फार्मेसी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें एक फार्मासिस्ट होता है जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है जो लोगों को फार्मेसी सर्विस प्रोवाइड करने का वर्क करता है। साथ में इसमें आप लॉन्ग भी एक पढ़ेंगे, मतलब हिस्ट्री लिखना है कि जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसकी हिस्ट्री क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एंसेंट टाइम में फार्मेसी प्रैक्टिस इतनी विकसित नहीं थी, मतलब पहले इतना फार्मेसी प्रैक्टिस इतना विकसित नहीं थी जितनी फार्मेसी प्रेजेंट टाइम में विकसित है। देखिए अब फार्मेसी ज़्यादा करते हैं लोग और फार्मेसी का स्कोप भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन पहले क्या था, फार्मेसी का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं था दोस्तों। तो उस टाइम जो है फार्मेसी का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं था। उस समय जो है फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं थे, मतलब पहले इतने कोर्सेज नहीं थे। फिर बाद में ड्रग हिस्ट्री सर्वप्रथम बगदाद से यानी स्टार्ट हुई थी। तो मल्टीपल चॉइस के लिए आपको याद रखना है कि ड्रग हिस्ट्री सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई थी। बाद में स्टार्ट हुई थी इजिप्ट हो गया, चाइना हो गया, यूरोप से जो है ड्रग हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो गई थथी। साथ में इसमें हिस्ट्री में आप लिखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिका का फाउंडर कहा जाता है। बाद में शेख नबी बख्श, एक शेख नबी बख्श थे जिन्होंने 1863 में जो है ड्रग स्टोर मतलब ओपन कर लिया। तो हिस्ट्री में आप लगभग 7-8 पॉइंट याद कर लेंगे तो उसको मेंशन कर देंगे। तो आप मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में एक संस्था बनाई गई, एसोसिएशन बनाई गई जिसको कहा गया इमीडिएट पेशेंट केयर एसोसिएशन, 19वीं शताब्दी के बीच में आरंभ की गई थी। फिर उसके बाद जो यूरोप के मैनचेस्टर कॉलेज में 1904 में जो है 4 ईयर बीएससी कोर्स स्टार्ट कर दिया गया। बीएचयू में जो है इंडिया के अंदर 1937 में पहले 3 ईयर का कोर्स स्टार्ट किया गया था बी फॉर्म, उसके बाद इसके अंदर चेंजेस किए गए तो ये आपका 4 ईयर का कोर्स हो गया। लेकिन जब स्टार्ट किया गया था बीएचयू में तो ये पहले कितने साल का था होता था, पहले 3 साल का कोर्स होता था। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले आपको डेफिनेशन पढ़ना है अच्छे से, कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है, फिर उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री कि मतलब पहले इतना फार्मेसी का स्कोप नहीं था, धीरे धीरे फार्मेसी बढ़ी, धीरे धीरे मेडिकल। उसके बाद दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के मतलब फाउंडर कहा जाता है। फिर धीरे धीरे मेडिकल स्टोर ओपन हो गया, पहला मेडिकल स्टोर शेख नबी बख्श ने ओपन कर दिया। फिर यूरोप के मैनचेस्टर कॉलेज में बीएससी कोर्स स्टार्ट कर दिया गया और बीएचयू में जो है इंडिया के अंदर 1937 में 3 ईयर का कोर्स स्टार्ट किया गया। तो यही सब बात है दोस्तों, आपको नॉर्मल सा इस क्वेश्चन में लिखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है जिसमें अगर इसको पढ़ लिया तो अच्छे से दोस्तों उसको याद हो जाएगा और अच्छे से जो है इसको समझ भी लेगा। फिर बात करेंगे आपका जो सेकंड मतलब क्वेश्चन रहेगा, अगर सेकंड चैप्टर को आप मतलब सेकंड क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा बहुत भी देखेंगे तब भी आपका कुछ घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के कम चांसेस हैं। पहले ऊपर वाला जो क्वेश्चन था पहला वाला उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और उसके बाद ये जो हम बता रहे हैं आपको इसके आने के बहुत कम चांस है। तो आप इसको नॉर्मल बिल्कुल थोड़ा बहुत देख लेना, मतलब डिफाइंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, इंटरनेशनल सिनेरियो आपको बताना है। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2000 लोग जो हैं एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, मतलब 2000 लोगों पर एक फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब बताया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1744 लोगों पर, क्योंकि इंटरनेशनल आप पढ़ रहे हैं तो अमेरिका का भी आपको याद करना होगा कि जो अमेरिका विकसित देश है वहाँ तो 1744 लोगों पर ही एक फार्मासिस्ट प्रेजेंट है। और यूनाइटेड स्टेट में जो है 61% जो लोग हैं फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर ओपन किए हुए हैं। कनाडा भी पीछे नहीं है भाई, कनाडा दूसरे नंबर पर है। कनाडा को सैलरी देने वाला मतलब फार्मासिस्ट को सैलरी देने वाला कनाडा दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती है और कनाडा में भी बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती है। इसमें 1-2 देश और आप मेंशन कर देंगे, जैसे नीदरलैंड हो गया, वहाँ पर 5839 लोगों पर एक फार्मासिस्ट है। टर्की में जो 2900 लोगों पर एक फार्मासिस्ट है और टर्की में 93% जो लोग हैं
वह फार्मासिस्ट मेडिकल ओपन किए हुए हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। बस नॉर्मल सा इसको जो है इंटरनेशनल के बारे में लिख देना है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका लिख देना है, कनाडा, नीदरलैंड, टर्की, 4 देश आपको लिख देने हैं। और इंडियन सिनेरियो क्या है? इंडियन सिनेरियो 1824 में हिंदुस्तानी वर्जन में लंदन फार्माकोपिया का ट्रांसलेट किया गया। मतलब जो हिंदुस्तानी वर्जन, मतलब जो लंदन फार्माकोपिया पहले चलती थी, तो 1824 में जो है इंडिया के अंदर हिंदुस्तानी वर्जन में लंदन फार्माकोपिया का ट्रांसलेट किया गया। 1955 में जो है इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ। मतलब 1955 में पहला फार्माकोपिया का एडिशन पब्लिश हुआ था, जिसमें आप 2-3 और एडिशन लिख सकते हैं। जिसको पता है और मिक्स कर दीजिए कि इंडियन फार्माकोपिया का मतलब सेकेंड एडिशन कब आया, जो 8th वाला कब आया, 2018 में आया, 9th वाला 2022 में आया। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर मेंशन कर दें, क्योंकि देखिए ये आपका कम्युनिटी फार्मेसी है, ना तो कोलॉजी है, ना बायोकेमिस्ट्री है। टोटल थ्योरी बना के लिखो, बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिखो, जो आपने पढ़ा है, जो आप जानते हो, जो समझते हो, सब आपको वही लिख के आना है। 11 अगस्त 1930 में आर एन चोपड़ा की देख रेख में जो है एक कमेटी बनाई गई, जिसका वर्क था कि फार्मेसी को देखना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। और 1931 में इस कमेटी ने जो है अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिक कर दी थी, मतलब दे दी थी। फिर पीसीआई के अकॉर्डिंग इंडिया में 8 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रेजेंट है। मतलब पीसीआई के अकॉर्डिंग, मतलब जो पीसीआई है उसके अकॉर्डिंग जो है 8 लाख जो है 8 लाख फार्मासिस्ट जो हैं वह हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। और 1948 में इंडिया में फार्मेसी एक्ट बनाया गया, मतलब फार्मेसी की देखभाल के लिए फार्मेसी एक्ट तैयार कर दिया गया। और साथ में इसमें और पॉइंट लिख देने हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, नारकोटिक्स एक्ट कब आया, पॉइजन एक्ट कब आया। ये सब आपको इथिक्स वाला इधर ला के रख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग किसी भी फार्मेसी को ओपन करने के लिए 10 मीटर स्क्वायर की एरिया की आवश्यकता होती है। दोस्तों मल्टीपल चॉइस में बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। मतलब ये वाला गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग किसी भी फार्मेसी को ओपन करने के लिए 10 मीटर स्क्वायर की एरिया की आवश्यकता होती है। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। मल्टीपल की अलग वीडियो आ जाएगी, मल्टीपल के लिए लाइव आपका आएगा, लाइव क्लास आएगी आपकी 10 बजे के बाद, मतलब 10 बजे आ जाएगी लाइव क्लास। 10 बजे मल्टीपल, जितना कम्युनिटी फार्मेसी का मल्टीपल इंपॉर्टेंट है, 10 बजे आपकी लाइव आएगी, आज ही लाइव आएगी 10 बजे शाम को। 10 से 11 चले, 12 चले, 1 बजे तक चले, लेकिन जितने देर तक चलेगा मल्टीपल चॉइस टोटल कंप्लीट करा देंगे। अभी आप लोगों का बहुत इजी पेपर है, मतलब कल वाला पेपर बहुत इजी होगा। मल्टीपल चॉइस को हम दोस्तों कंप्लीट करा देंगे, उसके लिए आप परेशान नहीं होना। इस वीडियो के अंदर शॉर्ट और लॉन्ग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में बात करेंगे। फिर दोस्तों आप लोग पढ़ रहे हो, सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ाई चल रही है, सब लोग पढ़ते रहिए। बीच में बातें कोई नहीं करेगा, कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करेगा, ज़रूरत नहीं है। आप पहले पढ़ाई कर लें, उसके बाद जब आपको अच्छा लगे उसके बाद आप लाइक करना वीडियो और कमेंट करना। फिर जो आपको लगे वो आप करना, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, आपको पढ़ना ज़्यादा है। तो दोस्तों डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब जो फार्मासिस्ट होता है उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं। आपको अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है जब आप फार्मासिस्ट बन जाएंगे, सब इसमें मेंशन करना है कि फार्मासिस्ट क्या क्या कर सकता है। तो हम पढ़ के बताते हैं। फार्मासिस्ट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डोज प्रिपेयर करना, मतलब दवाई बनाना, दवाई को बेचना, मतलब डिस्पेंस करना मेडिकल स्टोर के अंदर। और फार्मासिस्ट के पास फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होना आवश्यक होता है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। फार्मासिस्ट का वर्क है कि भाई जो मेडिसिन पेशेंट को दे रहा है उसके बारे में पेशेंट को नॉलेज दे, ये भी उसका वर्क होता है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 सेक्शन 42 के अनुसार कहता है कि जब मेडिसिन डिस्पेंसिंग की जाएगी तो फार्मासिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने अपना मेडिकल स्टोर खोल लिया और किसी और को बैठा दिया, ऐसा नहीं करना। जब आप मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हो तो आप खुद प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब अपने फार्मेसी के अंदर आप खुद प्रेजेंट होने चाहिए। फिर इसमें लिखा है द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन द मेंटल हेल्थ केयर। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेंटल मतलब पागल होते हैं, उनकी देख रेख में फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है। रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन ओरल हेल्थ। लोगों को बताना, लोगों को समझाने में फार्मासिस्ट अपना एक्शन मतलब देता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। और उसके बाद रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन पार्किंसन डिसीज़। आपने फार्माकोथेराप्यूटिक में पार्किंसन डिसीज़ पढ़ी होगी, तो फार्मासिस्ट पार्किंसन डिसीज़ के सिम्टम्स बताने में, उसके जो भी ट्रीटमेंट है उसको बताने में, ये सब मेडिसिन प्रोवाइड करने में अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है।
इसमें आप लिखेंगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इसमें पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम होते हैं उसमें फार्मासिस्ट अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और दोस्तों बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कोरोना वायरस में जो कोरोना वायरस डिसीज़ आई उसमें फार्मासिस्ट ने अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। और दोस्तों बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, लोगों को बताना कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से इंडिया में कितनी परेशानी हो सकती है। इंडस्ट्री के अंदर मतलब वर्क करता है, इसमें अपना रोल प्ले करता है। एकेडमिक्स में मतलब पढ़ा भी सकते हैं, मतलब जो बी फॉर्म एम फॉर्म कर लेते हैं उसके बाद जो है आप कॉलेज के अंदर पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की। तो दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों हमने बताए हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइव जो है अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। आप लोग किसी को बताते नहीं हो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि मेरे दोस्त को पता था, उसने हमें बताया ही नहीं। तो दोस्तों इससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, अगर दूसरे के आप हेल्प कर देंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि दोस्तों ज़रूर ये वाली लाइव आप सबको शेयर करना, जिससे जो है आपके जितने भी मित्र हैं जिनको परेशानी हो रही कम्युनिटी फार्मेसी में, तो बस इस वीडियो को देखने के बाद किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, डिफाइन इन डिटेल एसओपी। एसओपी क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा, आप एक पॉप्स लाते होंगे खाने वाला, तो उसके अंदर एक कागज़ निकलता है, एक खिलौना साथ में निकलता है। तो उस खिलौने को साथ में, मतलब जो उसके साथ में खिलौना निकलता है उसको कैसे सेट करना, कैसे चलाना है, तो उसके लिए उसके साथ में एक स्लिप निकलती है। तो दोस्तों वो स्लिप जो होती है उसे देख देख कर आप उस खिलौने को चला सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वही आपका होता है एसओपी। आप कोई चीज़ लाए अपने घर में, मतलब फ्रीज लाए, तो फ्रीज का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है उसके साथ में जो बुक दी जाती है वही आपकी होती है एसओपी। किसी सिस्टम को चलाने के लिए इसी प्रकार से, कोई मशीन हो गई फार्मास्यूटिकल लैब के अंदर, कोई मतलब आपकी हो गई मशीन, तो किसी सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मतलब चलाने के लिए जो रिटन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब लिखित में दिशा निर्देश होते हैं, उनको एसओपी कहा जाता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक प्रकार की गाइडलाइन है किसी न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए, मतलब नया प्रोडक्ट चलाने के लिए। और एसओपी के अकॉर्डिंग जो भी वर्क होगा वह स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर रूप से सब लिखा हुआ होता है। इसका एम होता है किसी भी न्यू प्रोडक्ट को सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर करने में, न्यू प्रोडक्ट को क्रॉस कंटामिनेशन से बचाने के लिए, कोई भी न्यू प्रोडक्ट है उसको क्रॉस कंटामिनेशन से बचाने के लिए। और इसके स्कोप क्या होते हैं? देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप मतलब एसओपी। तो दोस्तों एसओपी के मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं? क्वालिटी को, मतलब जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बन सके, ऑल सर्विस यूनिफॉर्म हो, एरर्स को रिमूव किया जा सके, ये इसका होता है मतलब ऑब्जेक्टिव। एडवांटेज तो बहुत होंगे, जैसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा और स्टैंडर्ड क्वालिटी की मेडिकेशन जो है प्राप्त होगी। न्यू स्टाफ को ट्रेंड होने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर जो किताब होगी तो किताब को पढ़ पढ़ के भाई लोग जो है इंस्ट्रूमेंट चलाते रहेंगे, जिससे ट्रेंड होने में बहुत कम टाइम लगता है। फिर टाइप ऑफ एसओपी। एसओपी कितने टाइप का होता है? हमने लिखा है 4। एक सिंपल एसओपी, एक हियरार्चिकल एसओपी होता है, एक ग्राफिकल एसओपी, एक फ्लो चार्ट एसओपी। सिंपल एसओपी क्या होगा? इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है वह पॉइंट से दी गई होगी, मतलब लाइनें लिखी होंगी, पॉइंट वाइज लिखे होंगे। और दूसरी वाली जो एसओपी होगी हियरार्चिकल एसओपी, इसमें एक मेन पॉइंट दिया गया होगा, फिर उसके बाद उसके सब पॉइंट दिए गए होंगे। जैसे कम्युनिटी फार्मेसी आपका मेन पॉइंट हो गया, उसके अंदर जो चैप्टर है वह सब पॉइंट हो गया। इस तरीके से आपका हियरार्चिकल एसओपी होता है। और ग्राफिकल एसओपी क्या होगा? ग्राफिकल एसओपी होगा, यह एसओपी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जाती है, मतलब एक पॉइंट लिखा होगा फिर उसका ग्राफ बना होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा पेरेंटल रूट, मतलब फार्माकोलॉजी के अंदर पेरेंटल रूट के अंदर कितने रूट आते हैं वह सब ग्राफ के द्वारा आपने बनाए थे, तो उसी प्रकार से आपका ग्राफिकल एसओपी होता है। और उसके बाद फ्लो चार्ट एसओपी, इसमें चार्ट के माध्यम से समझाया जाता है, चार्ट बने होते हैं तो उसके द्वारा समझाया जाता है कि ये वाली एसओपी आपकी है, तो एसओपी आपको पढ़ लेना है। फिर दोस्तों बात करेंगे डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन एंड इट्स पार्ट्स, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिस्क्रिप्शन वाला ज़रूर क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक पर्चा लिख के देता है, वही होता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन रिटन ऑर्डर होता है, मतलब लिखित में तो देता ही है डॉक्टर, जो डॉक्टर के द्वारा फार्मासिस्ट को दिए जाते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं फार्मासिस्ट को, मतलब उस पर कागज़ पे लिख के कि आपको ये दवाई निकालनी है, ये दवाई निकालनी है, तो वही आपका होता है प्रिस्क्रिप्शन।
जो प्रिस्क्रिप्शन वर्ड है वह लेटिन से लिया गया, मतलब प्रिस्क्रिप्शन वर्ड को जो है प्रिस्क्रिप्टस से लिया गया, मतलब जो लेटिन वर्ड प्रिस्क्रिप्टस है वहाँ से इसको लिया गया है। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं? देखिए प्रिस्क्रिप्शन के बहुत से पार्ट होते हैं। पहले आपको पढ़ना है इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिस्क्राइबर ऑफिस। आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन देखा होगा, सबसे पहले उसमें हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है ऊपर की तरफ, फिर नीचे डेट लिखी होगी, फिर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जिसमें एज होगा, वह कितनी साल का है, और उसके बाद कितनी उसकी उम्र है, कितना कौन सा मतलब मेल है फीमेल है। फिर नीचे पार्ट होता है सुपरस्क्रिप्शन, सिंबल ऑफ RX होता है आपका सुपरस्क्रिप्शन। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जिसको कहा जाता है सिग्नेचरा, ये डायरेक्शन दी जाती पेशेंट के लिए, अभी आपको हम बताएंगे आगे। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर रिन्यूइंग योर लाइसेंस, और उसके बाद द सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो पहले वाले में आप इसी प्रकार से पहले लिख देंगे, ऊपर हेडिंग लिख देंगे ये वाली, फिर पहला पॉइंट आप डिफाइन करेंगे। पहला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिस्क्राइबर ऑफिस, जिसमें डॉक्टर नेम होगा, ऑफिस नेम होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल, प्रिस्क्रिप्शन नंबर। आप लोग अपना नंबर लिख के नहीं आ जाना इसमें, फिर सोचो हमें नंबर ज़्यादा मिल जाए हम नंबर लिख के आ जाएँ, नंबर किसी को नहीं लिख के आना है। दूसरे वाले पार्ट में इसमें डेट लिखी होती है, इन्फॉर्मेशन ऑन द पेशेंट। थर्ड वाला पार्ट है इसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, और ये सब इन्फॉर्मेशन होती है। फिर सुपरस्क्रिप्शन में सिंबल होता है RX, मतलब जुपिटर का ये साइन होता है। इंस्क्रिप्शन फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इंस्क्रिप्शन वाला, जो भी दवाई लिखता है डॉक्टर वह आपकी इंस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर आती हैं। फिर सुपरस्क्रिप्शन डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, जिसमें डॉक्टर फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है कि पेशेंट को कितने दिन की मेडिसिन देनी है और कितनी मेडिसिन देनी है। तो वह सब आपका आता है सुपरस्क्रिप्शन में। सिग्नेचरा में जो पेशेंट होता है उसके लिए डायरेक्शन दिए गए होते हैं कि ये वाली आपको मतलब 3 टाइम खानी है, 2 टाइम खानी है। तो ये वाली मल्टीपल चॉइस में बहुत ज़्यादा पूछता है TID, मतलब थ्राइस अ डे, BD TD, मतलब BD का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, OD का मतलब होता है 1 अ डे, और GT मतलब गट्टा ड्रॉप, OM एवरी मॉर्निंग, ON एवरी नाइट। ये आप एग्जाम्पल में ज़रूर लिख देना। फिर उसके बाद दोस्तों आप अगर प्रिस्क्रिप्शन का एक छोटा सा चार्ट बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं चार्ट। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर रिन्यूइंग योर लाइसेंस, जिसमें कहते हैं रिफ़िल। पेशेंट मेडिकेशन को कितनी बार ले चुका है, जिससे पेशेंट मेडिकेशन का मिसयूज़ ना कर पाए, ये नीचे की तरफ लिख दिया जाता है कि ये 2 बार दवाई ले चुका है इस प्रिस्क्रिप्शन से। कभी कभी ऐसा होता है जो मेंटल पेशेंट होते हैं मतलब, तो उनके लिए नारकोटिक्स ड्रग का भी यूज़ किया जाता है, जैसे डाइज़ीपाम हो गया, तो इनका यूज़ होता है। तो दोस्तों उन लोगों को आदत लग जाती है तो बस सही होने के बाद भी मेडिसिन खाते रहते हैं, तो इसीलिए ये रिफ़िल वाला ऑप्शन दिया गया होता है। टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये आपको मतलब नहीं पढ़ना है, ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप पढ़ना चाहें तो नॉर्मल देख सकते हैं, हेडिंग याद कर लीजिए। कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन होता है, एक नॉन कंपाउंड होता है। जो मेडिसिन बनाकर दी जाती है जिसमें 1 और मोर इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, मतलब ऐसा हुआ आप दवाई लेने गए तो आपने मेडिकल स्टोर पे गए, उसने देखिए आपको पुड़िया बना के दे दिया, तो पुड़िया बना के जो देता है वह कंपाउंड होता है प्रिस्क्रिप्शन। नॉन कंपाउंड जिसमें केवल ड्रग आपको दी जाती है, आप पैरासीटामोल लेने गए तो पैरासीटामोल आपको दी जाएगी केवल। और कंपाउंड ये भी होता है कि जैसे कोई दूसरी ड्रग की जगह पर कोई दूसरी ड्रग उसमें मिक्स कर देना, मतलब ऐसा है कि आप पैरासीटामोल लेने गए, किसी के पास थी नहीं तो उसने जो है एस्प्रिन वाली आपको दे दी मिला के, मतलब तो ये आपका होता है कंपाउंड। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, किस प्रकार से आप प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करेंगे, मतलब किस प्रकार से आप प्रिस्क्रिप्शन पकड़ेंगे, मतलब कोई पेशेंट आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आया तो उसमें आप क्या क्या करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप रिसीविंग करेंगे, चेकिंग एंड रीडिंग करेंगे, कलेक्टिंग एंड बेड द मटेरियल, और कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो ये वाले पॉइंट हैं आपके। रिसीविंग, इसमें फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है, उसमें किसी मतलब जो है तरीके का कोई चेंज नहीं करता, केवल पेशेंट आया आपने प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा, कोई चेंज नहीं करना है। फिर चेक करेंगे आप प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है, कितनी डेट का लिखा है, कब हमको मतलब पेशेंट को कब प्रिस्क्रिप्शन मिला है, सब इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे। कलेक्टिंग एंड बेइंग द मटेरियल, तो फिर प्रिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद मेडिसिन को निकालेंगे। जो मेडिसिन होंगी फिर दोस्तों क्या करेंगे, अपनी फार्मेसी के अंदर से मेडिसिन को निकालना स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद उसको जो है पेशेंट को प्रोवाइड कर देंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग।
यदि कोई ड्रग फार्मेसी में नहीं है तो क्या करेंगे आप, जो ड्रग कंपाउंडिंग करना है, ड्रग की पैकेजिंग करना है, लास्ट में ड्रग की लेवलिंग करना है। मतलब कभी कभी नहीं रहता है तो ड्रग की कंपाउंडिंग कर देना है। फिर डिफाइन लीगलिटी, मतलब लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एक लीगल प्रिस्क्रिप्शन की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको ये पढ़ना है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन ऐसा लिखा होना चाहिए कि भाई नॉन इरेजेबल हो, मतलब उसको मिटाया ना जा सके। पेन से लिखा होना चाहिए, पेंसिल से नहीं लिखा होना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिशनर नेम लिखा होना चाहिए इंडेलिबल इंक से, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको मिटाया जा सके। प्रिस्क्रिप्शन जो जो प्रोवाइड कर रहा है मेडिसिन, जिस दिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है बट डेट लिखी होनी चाहिए, और प्रैक्टिशनर का एड्रेस लिखा होना चाहिए, और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन लीगल मैनर में लिखा होना चाहिए, कन्फ्यूज़न रहित होना चाहिए, और वर्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए प्रॉपर, और उसके बाद प्रैक्टिशनर के लास्ट में सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो दोस्तों इतना लैंग्वेज इजी लिखा हुआ है, अगर आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो 100% आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जितना क्वेश्चन अभी इसमें कवर हो पाएगा कवर कर लेंगे। और पीडीएफ जो है 50 रुपीज़ में आपकी पीडीएफ है। 83 54 84 17 29 पर पे करना है, आपका पीडीएफ आ जाएगा आपके पास, और अच्छे से पढ़ के आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर इसके कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो शाम को भी आपके रिवाइज़ कर देंगे, बस आप लोग सुन लेना, बस रिवाइज़ हो जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक पढ़ना है डिफाइन गुड डिस्पेंसिंग प्रोसेस, कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको प्रॉपर डिफाइन करना है। तो दोस्तों डिस्पेंसिंग प्रोसेस को आपको बताना है कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस किस प्रकार से की जाती है। तो डिस्पेंसिंग इज़ द पार्ट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस का डिस्पेंसिंग प्रोसेस जो है पार्ट होता है। सबसे पहले फार्मासिस्ट ये समझेगा कि डॉक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्टर ने जो है कौन सी ड्रग लिखी है, ये सब पढ़ेगा। और डिस्पेंसिंग प्रोसेस में क्या करना है, पहले आप रिसीविंग, भाई आपको लिखना है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सेम होता है डिस्पेंसिंग प्रोसेस। सबसे पहले आप प्रिस्क्रिप्शन को लेंगे पेशेंट से। आप सोचिए आप अभी डॉक्टर होते हैं, फार्मासिस्ट होते तो क्या करते, कोई पेशेंट आया तो आपने पहले प्रिस्क्रिप्शन ले लिया, जो मेडिसिन लिखी है उसे आप चेक करेंगे कि भैया हमारे पास मेडिसिन ये है या नहीं है। फिर उसके बाद मेडिसिन को आप निकालना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर से कम्युनिकेशन करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप डॉक्टर से बात करेंगे। फिर उसके बाद मेडिसिन निकालनी, पेशेंट को बता दी, मतलब फिर रिकॉर्ड तैयार करेंगे, अपने पास नोट भी तो करेंगे। उसके बाद सिलेक्टिंग और प्रिपेयरिंग द मेडिसिन, फिर मेडिसिन को सिलेक्ट करके पूरा जो है उसको पुड़िया बना के रख देंगे, मतलब उसको दे देंगे, लेबलिंग कर देंगे, और मेडिसिन को सप्लाई करना है तो बढ़िया से मेडिसिन सप्लाई कर देंगे। और गुड डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है, जो आप डिस्पेंसिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब मेडिसिन को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना। तो दोस्तों वही आपका होता है डिस्पेंसिंग, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। मतलब जो भी वर्क प्लेस है वहाँ सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्वालिफाइड ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, फिजिकल सराउंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज एरिया होनी चाहिए, प्रॉपर वर्क सरफेस होनी चाहिए। तो पहले आपने क्या किया, वही आपको पॉइंट डिफाइन करने हैं। रिसीविंग हो गया, ड्रग चेकिंग, प्रिस्क्रिप्शन में कन्फ्यूज़न होने पर डायरेक्ट डॉक्टर से बात करना, तो बस आपका क्वेश्चन हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट मतलब आपका क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसको आप अच्छे से देखेंगे। और दोस्तों हमें बोलते बोलते मतलब बहुत टाइम हो जाता है तो मेरे गले में दर्द होने लगता है, क्योंकि डायरेक्टली लगातार बोलते हैं, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, ना तो किसी से मतलब रखते हैं। लाइव में आप कुछ भी चैट करिए, आपका जो मन हो वो आप चैट करें। लेकिन दोस्तों हमारा मेन टारगेट है मतलब तैयार करवाना है, आपका सिलेबस तैयार करवाना, क्योंकि आपका एग्जिट भी तो तैयार कराना है पूरा। उसके लिए हम ऐसा बैच लेके आएंगे, प्रॉपर बैच। ये वाला इतना पीडीएफ जिसको मिल गया वह पास हो जाएगा। कोलॉजी वाला पेपर आपके सामने था कल, और मेरा इंपॉर्टेंट भी आपके सामने है। जिसको अगर प्रॉब्लम हो रही, कन्फ्यूज़न हो रहा, दोबारा भेज देंगे 20 क्वेश्चन, और उससे पेपर मिलाए कितने नंबर का पेपर आया था। मल्टीपल के साथ में मिलाए कि मल्टीपल चॉइस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कितना पूछा गया है। फिर उसके बाद दोस्तों जो है फिर हमसे बात करना। तो इसी प्रकार से आपके जितने पेपर होंगे 100% बढ़िया पेपर होंगे, सब इम्पॉर्टेंट से फंसेगा। पासिंग मार्क्स तो 100% आ ही जाएगा। तुम लोग परेशान ना हो, तुम देव फार्मेसी चैनल से मिल पाए हो ना। फिर बात करते हैं राइट डाउन द कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स पार्ट्स। तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो लोग या दो से अधिक पर्सन अपने व्यूज़, थॉट, आइडिया, इमोशन, फीलिंग को अच्छे तरीके से शेयर करते हैं। इसको कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल। जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने आइडिया को शेयर कर रहे हो, अपने मतलब मेथड को शेयर कर रहे हो, यही आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है। फिर एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, इसमें एक तो होता है आपके पास सेंडर होता है, मतलब जो अपनी बात को कहता है या जो बोल रहा होता है।
और एक होता है इसमें एलिमेंट मैसेज, मतलब सेंडर क्या अपनी बात बोल रहा है। एक होता है रिसीवर, मतलब जो मैसेज प्राप्त करता है। एक होता है मीडियम, किस माध्यम से आप बोल रहे हैं, जैसे फ़ोन से बोल रहे हैं मैसेज, मतलब सेंडर क्या अपनी बात बोल रहा है। एक होता है रिसीवर बोल रहा है, ये आपका माध्यम होता है। और फीडबैक मतलब रिप्लाई क्या होता है कि जो आपने सेंडर को, मतलब सेंडर ने जो भी मतलब बात की, मतलब रिसीवर ने जो भी बात पहले सुनी सेंडर की, फिर उसने जो रिप्लाई दिया वह आपका होता है फीडबैक। और उसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दो टाइप की कम्युनिकेशन बताइए, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड का यूज़ किया जाता है वर्बल होता है, बी से वर्बल। और नॉन वर्बल जिसमें वर्ड का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये वाला चार्ट अगर आप याद रखेंगे और एग्ज़ाम में बनाएंगे तो दोस्तों तभी आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। कम्युनिकेशन का चार्ट, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। वर्बल के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ओरल, एक होता है रिटर्न। ओरल के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ओरल मतलब डायरेक्टली वन टू वन कम्युनिकेशन, डायरेक्टली ओरल बात करना। और उसके बाद एक होता है टेलीफोनिक, मतलब फ़ोन पे किसी से बात करना। नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉडी लैंग्वेज, शॉर्ट में पूछ लेता है, नहीं तो मल्टीपल में पूछ लेता है कोई ना कोई क्वेश्चन। साइन एंड सिंबल, साइलेंस, टच लैंग्वेज, जैसे किसी से टाइम पूछो तो लोग घड़ी के इशारा कर देते हैं, भाई आपकी टच लैंग्वेज होती है मतलब। और टाइम लैंग्वेज मतलब टच लैंग्वेज आपकी होती है, जैसे किसी को गरम, कोई चीज़ गरम छुई, मतलब छू ली और उसके बाद छू लेने के बाद उसको इशारा कर दे बहुत गर्म है। टाइम लैंग्वेज, टाइम बताने के लिए जो लैंग्वेज होती है। साइलेंट मतलब टीचर मुंह पे उंगली रख के बोलता है साइलेंट, सब लोग चुप हो जाओ, प्रिंसिपल आ रहे हैं। तो दोस्तों यही आपका लैंग्वेज होता है। ओरल कम्युनिकेशन वह होता है जिसमें लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने थॉट को बताते हैं। ओरल कम्युनिकेशन लेक्चर, स्पीच और उसके बाद जो भी डिस्कशन होता है, जो इंटरव्यू होता है, जो मीटिंग होती है, वह ओरल कम्युनिकेशन में आता है। ओरल कम्युनिकेशन टू टाइप का होता है, एक तो होता है वन टू वन कम्युनिकेशन, एक होता है आपका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। तो दोस्तों वन टू वन कम्युनिकेशन फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, मतलब आमने सामने बात करना वह वन टू वन कम्युनिकेशन होता है। और किसी से फ़ोन से बात करना, कोई अपनी जीएफ से बात कर रहा है, कोई दोस्त से बात कर रहा है, कोई मम्मी से बात कर रहा है, तो पापा से बात करना, ये सब होता है आपका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन, मतलब आपका जो है टू टाइप का कम्युनिकेशन, एक तो ओरल हो गया, उसके टाइप पहले लिखना है, फिर आपका रिटर्न कम्युनिकेशन, जो बात आप लिख कर बताते हैं किसी को, चाहे टाइपिंग से बताओ चाहे पेज पे लिख के बताओ, भाई आपका सब होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये स्पेशल टाइप की कम्युनिकेशन होती है। इस प्रकार की कम्युनिकेशन में वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, ये मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन होती है। दोस्तों आपके बोलने का तरीका हम देख रहे हैं, तो भाई आपका आएगा नॉन वर्बल में, आप किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके के कपड़े पहने हैं। तो दोस्तों ये सब आपका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, साइन एंड सिंबल हो गया, साइलेंट हो गया, टाइम लैंग्वेज हो गया, टच लैंग्वेज हो गया। फिर आपका शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, आपके बोलने का तरीका, लहजा, लहजा क्या है आपके बोलने, वही आपका होता है बॉडी लैंग्वेज। ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सोर्स होता है, इन विच वेरियस फिजिकल मतलब बिहेवियर आर यूज डिलीवर्ड द मैसेज। इसमें बहुत से मेथड यूज़ किए जाते हैं डिलीवर्ड करने के लिए किसी भी बात को। तो बॉडी लैंग्वेज के कौन कौन से पॉइंट है, गेस्चर, ये बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है, मतलब इसमें ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से आप मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हाथ उठा रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो। फेशियल एक्सप्रेशन, कैसे मुंह बना के बोल रहे हो, मतलब ये फेशियल एक्सप्रेशन को देखा जाता है, मतलब बोलते समय फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फेयर, कन्फ्यूजन। आई कांटेक्ट, आपका आई कांटेक्ट कैसा है। और उसके बाद पोस्चर, मतलब पर्सन किस तरीके से खड़ा है, किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से चल रहा है, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आता है। ड्रेस पहनने का तरीका, ड्रेस कोड भी आपका बॉडी लैंग्वेज में आता है। डिफाइंड पेशेंट काउंसलिंग एंड स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ज़रूर पढ़ना है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो को जिसने देख लिया वह पास हो जाएगा गारंटेड, इसकी पीडीएफ जिसको मिल गई 100% पास, अच्छे नंबर, और बिल्कुल जो है पास ही हो जाएगा पक्का। और ये दे फार्मेसी बोल रहा है, सच में बोल रहा है, 100% पास हो जाओगे आप।
कल आप मिलना, आप पेपर दे के आना, फिर उसके बाद अगर आप बढ़िया नंबर ना आया, इससे क्वेश्चन ना फंसे तो आप हमको बताना। 100% क्वेश्चन फंसेगा, 110% फंसेगा। आप कोई भी चैनल ना देखें, बस अगर यूपी बोर्ड के हैं बस ये वीडियो देख लें, इंपॉर्टेंट जो भी है सब इसी में है, और आप बस 100% पास। हो सकता है क्या पता आपका पेपर जो है 60 नंबर का फंस जाए, मतलब 80 में से 60 का। कल वाला आपका 45 नंबर का फंसा था। तो दोस्तों, और आपका मतलब कल वाला जो पेपर होगा कम्युनिटी का 60 नंबर का भी फंस सकता है, लेकिन 50-40 का तो फंसेगा ही पक्का। डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग एंड स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पैसे मतलब फार्मासिस्ट अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सुनता है, मतलब पेशेंट को समझाना, उसको बताना, उसको ज्ञान देना, मेडिसिन कितने टाइम खाना है, क्या करना है, पानी कैसा पीना है, गर्म पीना है, ठंडा पीना है, ये सब बताना, यही सब होता है पेशेंट काउंसलिंग। दोस्तों अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे, 56 आपके मतलब पेज हैं, तो हमको मतलब बोलने में बहुत ज़्यादा मतलब गले में बहुत दर्द होने लगा है, क्योंकि कल आपका लाइव हम पढ़ाए थे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाला, 10 बजे से रात में पढ़ाए 12 बजे तक रात में। और आपका एक मल्टीपल चॉइस का लाइव आज हम 10 बजे लेंगे, जिसमें अगर आपका कोई भी टॉपिक रहेगा, मतलब इंपॉर्टेंट मल्टीपल, सब आपके हम प्रोवाइड करेंगे आपको, उसमें भी हमको लगातार बोलना ही है। और उसके बाद दोस्तों आपकी हेल्प हो जाए बस अच्छे से। बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग के क्या बेनिफिट होते हैं, तो देखिए दोस्तों, कुछ पोटेंशियल बेनिफिट होते हैं, जैसे पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान पता लग जाता है, पेशेंट की काउंसलिंग के बाद ड्रग के मिसयूज़ कम हो जाते हैं, मतलब पेशेंट को अच्छे से समझ में आ जाता है, पेशेंट की हेल्थ जल्दी इंप्रूव हो जाती है, पेशेंट की कॉस्ट बचती है, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट बचते हैं, और उसके बाद सेल्फ और कॉन्फिडेंस पेशेंट का बढ़ जाता है। और उसके बाद इससे कुछ फ़ायदा होता है फार्मासिस्ट को भी, अगर आप किसी को ज्ञान देंगे तो खुद का ज्ञान भी तो बढ़ेगा। बार बार पेशेंट काउंसलिंग करने से फार्मासिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, फार्मासिस्ट की इनकम स्टार्ट हो जाती है, और नई नई बीमारी आपको पता लगने लगती हैं। स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, अगर आप डॉक्टर बन गए बढ़िया, तो आप किस प्रकार से पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे। सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लेंगे पेशेंट की, मतलब जो पेशेंट है उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर काउंसलिंग कंटेंट। फिर आपको ये तैयार करना है कि आप उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, प्रीवियस के बारे में पूछेंगे, कितनी डाइट लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब बातें, कौन सी ड्रग लेनी है, कौन सी ड्रग नहीं खानी है, क्या हिस्ट्री है, ये सब आप बताएंगे उसको काउंसलिंग कंटेंट के अंदर। फिर काउंसलिंग प्रोसेस आप करेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस में यही रहेगा कि आप मतलब तेज़ बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, पेशेंट को समझ में आ रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब काउंसलिंग का प्रोसेस हो गया। और लास्ट में अपना जो है फ़ोन नंबर फ़ोन नंबर दे देना, पेशेंट से पूछ लेना भाई आपको समझ में आ गया, उसके बाद दोस्तों जो है उसको भेज देना घर पे। भाई जो चीज़ अच्छी होती है उसके कुछ इफ़ेक्टिव बैरियर भी होते हैं। अब पेशेंट की काउंसलिंग में कई बैरियर आ जाते हैं, मतलब बीच में बाधा आ जाती हैं। तो 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट, फार्मासिस्ट रिलेटेड कुछ बैरियर होते हैं, कुछ आपके पेशेंट रिलेटेड बैरियर होते हैं, कुछ कम्युनिटी फार्मेसी रिलेटेड बैरियर होते हैं, कुछ मिसलेनियस बैरियर होते हैं। तो फार्मासिस्ट रिलेटेड क्या होता है, लेक ऑफ प्रोफेशनल कम्पिटेंस, मतलब अगर फार्मासिस्ट को अच्छी नॉलेज नहीं है तो वह अच्छे से जो है पेशेंट की काउंसलिंग नहीं कर पाएगा। ये हो गया पॉइंट आपका। लेक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर फार्मासिस्ट को अच्छे से बोलना नहीं आता होगा तो पेशेंट अच्छे से समझ नहीं पाएगा, इससे जो है उसकी अच्छे से काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। टाइम कंसर्ट एंड वर्कलोड, एक फार्मासिस्ट 100 पेशेंट, तो उसके पास टाइम कम है, तो इसीलिए दोस्तों जो है फार्मासिस्ट सबको अच्छे से देख नहीं पा रहा है, सबकी काउंसलिंग नहीं कर पा रहा है। ये तो फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर हो गए। कुछ पेशेंट रिलेटेड बैरियर भी होते हैं, जैसे लिटरेसी। बहुत से पेशेंट पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो जिस कारण वे डोज भूल जाते हैं अच्छी मेडिसिन का, मतलब जो भी मेडिसिन है उसके बारे में जो भी बताता है फार्मासिस्ट, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, और वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनको बहुत कम समझ में आता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, बहुत लोग ऐसे होते हैं मतलब जादू टोना पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हम जादू टोना से ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता है मेडिसिन में, तो इस कारण भी पेशेंट काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। फिजिकल चेंजेस, पेशेंट जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ कम सुनाई देता है, कम सुनने के कारण वह अच्छे से उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती है। जेंडर डिफरेंट, मतलब जो फीमेल होती हैं वह मेल्स को अपनी बात अच्छे से नहीं बता पाती हैं, मेल डॉक्टर को, और जो मेल होते हैं वह फीमेल डॉक्टर को अपनी अच्छे से बात नहीं बता पाते हैं। फार्मेसी रिलेटेड बैरियर भी होते हैं कि बहुत सी फार्मेसी ऐसी होती हैं जिसमें प्राइवेसी नहीं होती, जिस अपनी बातें नहीं बता पाते हैं।
फिजिकल बैरियर जैसे अच्छा मतलब पंखा नहीं है, बहुत फार्मेसी में एसी लगी होती है, तो एसी लगी है तो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, उसका मतलब जो है मूड ख़राब नहीं होता है। तो ये सब फिजिकल बैरियर आपको लिखना है। फिर आपको एक डिसीज़ पढ़नी है, हाइपरटेंशन। शॉर्ट नोट ऑन हाइपरटेंशन। दोस्तों इसको अपने आप से पढ़ना ही है, हमारी पीडीएफ जिसके पास होगी वह पढ़ लेगा। शॉर्ट नोट ऑन डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है इसको पढ़ना है अच्छे से। शॉर्ट नोट ऑन अस्थमा। अस्थमा नॉर्मल डिसीज़ है, नॉर्मल इसको पढ़ना है, अस्थमा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बारे में पढ़ के अच्छे से। और क्या दोस्तों, क्योंकि आपको आज ज़्यादा टाइम लेकर भी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लाइव पढ़ाने से मतलब आपका भी टाइम ख़राब होता है, बस नॉर्मल सुनते ही तो हैं आप लिख थोड़ी ना पाते, लेकिन जो आप अपने से स्टडी करते हैं वो आपको रियल स्टडी होती है। आप अपने मन से स्टडी करिए और अपना सेल्फ स्टडी करिए। शॉर्ट नोट ऑन एड्स। एड्स के बारे में भी दोस्तों थोड़ा बहुत तो पढ़ के ही जाना। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों ये छोड़ के नहीं जाना है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट। बिल्कुल एसओपी की तरह होता है। पेशेंट पैकेज इंसर्ट एक बुकलेट होती है जिसमें इसेंशियल ड्रग की इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारी ज़रूरी ड्रग हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है, पीपीआई के अंदर। ये आपकी एफडीए से अप्रूव्ड होती है। इसमें ड्रग का यूज़ होता है, डोज होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जैसे पैरासीटामोल का कितना डोज लेना है एक पेशेंट को, 10 साल के बच्चे को कितना डोज लेना है, 15 साल, 20 साल, ये सब इसमें इंफॉर्मेशन दी गई होती है पेशेंट पैकेज इंसर्ट के अंदर। तो इसके बहुत से बेनिफिट भी होते हैं, जैसे प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन दी गई होती है, और डॉक्टर की नॉलेज भी बढ़ती है। जिनके पास पीपीआई होती है मतलब वो उनको ड्रग देख लेते हैं कि इसमें कौन सी ड्रग देनी है पेशेंट को, और उसको दे देते हैं। ये आपका पीपीआई हो गया। पीआईएल, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, ये दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना है, शॉर्ट में बहुत पूछता है। डिफाइन मेडिकेशन एडरेंस एंड नॉन एडरेंस। दोस्तों मेरा टॉपिक समझिए, अगर डॉक्टर ने आपको बताया कि बेटा आपको गर्म पानी पीना है, ठंडा नहीं पीना है, ये दवाई सुबह खानी है, ये शाम को खानी है, दोपहर में खानी है, और आपने पूरी बातें डॉक्टर की बढ़िया सुन ली, घर पे आए, घर पे आने के बाद आपने क्या किया, डॉक्टर की कोई बात आपने फॉलो ही नहीं की, कि डॉक्टर ने बोल दिया गर्म पानी पिए तो आप ठंडा पानी पी रहे हो, पेशेंट मतलब आप दवाई अच्छे से खा नहीं रहे टाइम से, तो आप डॉक्टर की जब बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो ब क्या आता है आपका, नॉन मेडिकेशन एडरेंस। और आपने डॉक्टर की सब बातें सुनी, अच्छे से फॉलो किया और ठीक हो गए, ये आपका होता है मेडिकेशन एडरेंस। अब बस दोस्तों इसी के बारे में आपको टोटल लिख देना है। बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है, जैसे आप कब फॉलो नहीं कर पाएंगे, मतलब कब कुछ रीज़न भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे थोड़ी ना होते जानबूझ के नहीं फॉलो करेंगे। कौन कौन से रीज़न होते हैं जिससे फॉलो नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको जो है दोस्तों मेडिसिन के नाम ही नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे वे गलत मेडिसिन खा लेते हैं। एक कारण तो ये हो गया। रोज़ प्रोग्नोसिस, मतलब पहले से ही आप लोग अंदाज़ लगा लेते हैं ये दवाई से जो है ठीक नहीं होंगे, डॉक्टर बेकार है, दवाई तो ले ली लेकिन अब ठीक नहीं होंगे। तब इस कारण दोस्तों एक होता है कि आप उसका डॉक्टर की मेडिसिन नहीं लेते हैं, केयरलेस हैं आप, लेक ऑफ फाइनेंस, रुपए कम है, 4 दिन की दवाई ले आए, 2 दिन ख़त्म हो गई, तो दोस्तों रुपए ही नहीं है, दवाई नहीं ले पा रहे हैं, तब भी डॉक्टर की बातें फॉलो नहीं हो पाएंगी। बिजी शेड्यूल, बहुत बिजी रहते हैं, खाना भूल जाते हैं, मतलब मेडिसिन खाना भूल रहे हैं, ये सब पॉइंट हैं दोस्तों, इसको लिख देना है। मैं गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, बहुत तेज़ बोल रहे हैं हम। तो दोस्तों आपको टॉपिक हम बता रहे हैं, आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब इसी वीडियो के अंदर बता देंगे। फिर आपको एक टॉपिक पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद दोस्तों ओटीसी मेडिकेशन ज़रूर पढ़ के जाना है, ज़रूर 100% पढ़ के जाना है, बहुत सरल है। मतलब ओवर द काउंटर ड्रग, जो ड्रग हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेते जाके, मतलब मेडिकल स्टोर वाला हमारा दोस्त तक गए, भाई पैरासीटामोल निकाल दो, तो वही सब होता है ओटीसी मेडिकेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है इसको। फिर कफ के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, ओटीसी मेडिकेशन के अंदर ही आता है आपका, कफ आ गया, कोल्ड आ गया। और कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। वॉमिटिंग के बारे में थोड़ा सा, फीवर के बारे में, इसके सिम्टम्स और सेल्फ केयर के बारे में पढ़ लेना है। स्किन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है, स्किन डिसऑर्डर क्या होता है। और दोस्तों फिर आपका जो है लास्ट वाला चैप्टर है, जो लास्ट वाला चैप्टर है इसमें आपको क्या पढ़ना है, लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए क्या सेटअप होना चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। आप लोग डी फॉर्म पास कर लेंगे, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी।
आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप हो, स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर हो, और डॉक्यूमेंट में भी बहुत से एक्ट दिए गए होते हैं, बहुत से रूल के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ये सब आपकी लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं। लास्ट वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पढ़ना है, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेना है। ये भी आप क्वेश्चन पूछ लेता है एग्ज़ाम के अंदर। और दोस्तों फिर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, अभी बता रहा है आपका शॉर्ट नोट ऑन डे बुक और केस बुक। डिजिटल हेल्थ के बारे में दोस्तों पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं डिजिटल हेल्थ क्या होता है। मतलब वही होता है आपका, मतलब पूरा डाटा डिजिटली रखा जाए, कितना आपका हेल्थ रहता है, यही सब नॉर्मल पढ़ लेना डिजिटल हेल्थ अगर आप देखें तो। नहीं तो डे बुक और केस बुक को देख कर ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक आप ये देख लेना कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, बस इसको देखने के बाद कम्युनिटी फार्मेसी का दोस्तों जितना भी डिफाइन स्कोप ऑफ मतलब एसओपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, लास्ट वाला चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लेना। बस इतने पढ़ने के बाद दोस्तों जो है आपका अच्छे से हर चीज़ मतलब कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर 20 से 22 क्वेश्चन हमने बताए। 22 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेंगे दोस्तों 100% पास हो सकता है, आप टॉप भी मार दें कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर। कम्युनिटी फार्मेसी में आपका टॉप लगेगा, बढ़िया से नंबर आएगा, अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइव वाली, वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करना, और कल हमसे मिलना। और लाइव क्लास 10 बजे है, सब लोग हमको फिर से मिलना आके।